जी नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे विशेषण और क्रिया के। इससे पहले जो कल क्लास हमारी हुई उसमें भी हमने विशेषण के कुछ क्वेश्चन किए। आज विशेषण और क्रिया दोनों टॉपिक के हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की करेंगे प्रैक्टिस। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर सही क्लियरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं तो आप एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए, फिर आज का काम शुरू करते हैं। जी सब कुछ ठीक है। क्रिया और विशेषण निम्नलिखित में से गुण बोधक विशेषण चुनिए। जी वीरेंद्र, विनीत, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है। निम्नलिखित में से गुणबोधक विशेषण चुनिए। अच्छा, शीतलता, नम्रता या फिर मिठास। ये क्या है? मिठास। तो इससे क्या चाहिए? गुणबोधक विशेषण चाहिए। गुण में क्या आता है प्यारे दोस्तों? ठीक है, राइट आंसर मिठास भाववाचक, नम्रता भाववाचक संज्ञा, शीतलता भाववाचक। शीतल अगर हो जाएगा तो विशेषण, मीठा हो जाएगा विशेषण, नरम हो जाएगा विशेषण। लेकिन यहाँ पे सब में प्रत्यय आया है, इसमें भी यहाँ आस प्रत्यय है, इसमें भी प्रत्यय लगा है। तीनों हो गई भाववाचक संज्ञा। गुणवाचक विशेषण हो गया आपका ए। राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। यही गलती कर दी ना आपने। तो क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। कौन सा है? गुणवाचक। सेंटेंस जब भी आपको विशेषण वाला टॉपिक पढ़ाया गया उसमें पहले लिखा हुआ है। संजीव कह रहा है कि डी। डी नहीं, मिठास तो अपने आप में ध्यान रखना है। ये मीठा विशेषण है, लेकिन इसमें जो आस प्रत्यय लगा है इसने क्या कर दिया? इसके साथ भाववाचक संज्ञा में ले गया इसको, मीठा को। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मिठास भी आप अनुभव कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। शीतलता का अनुभव कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। नम्रता का अनुभव कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। तीनों में प्रत्यय लगा, यही भाववाचक संज्ञा की पहचान है। इसमें एक ही शब्द विशेषण था और वो है अच्छा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में? यह स्थान बहुत अच्छा है। अच्छा तुम बाहर जाओ। तुमने अच्छा किया, जो आगे अच्छा है वह भी आ जाए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अपने आप में आज का जो है 501 रुपया का क्वेश्चन है ये, जो ये बताएगा कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अच्छा शब्द अपने आप में संज्ञा भी होता है, अच्छा अव्यय भी होता है, अच्छा अभिकारी भी होता है, अच्छा विशेषण भी होता है, अच्छा निपात भी होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? यह है स्थान बहुत अच्छा है। तो इसे क्या चाहिए? अच्छा शब्द विशेषण के रूप में। ठीक है, अच्छा तुम बाहर जाओ। तुमने अच्छा किया, जो आगे अच्छा है वह भी आ जाए। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है ए। यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ये स्थान की विशेषता को बता रहे हैं। यह स्थान की विशेषता को बताने का काम कर रहा है, इसीलिए सभी बच्चों का राइट आंसर है। आप मेहनत करके पढ़ो, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो ये ध्यान रखना है, राइट आंसर ए हुआ। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? नदी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा, पुरुष जातिवाचक संज्ञा, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा। बच क्या गया इसमें? यह क्या कहलाया? इसमें सार्वनामिक विशेषण। यह क्या कहलाया? सार्वनामिक विशेषण। क्या बात है, खुशी हो गई है। राज को तो 501 रुपया जी। राज, ये 501 रुपया मनोरंजन बैंक वाले थे। मनोरंजन बैंक के नहीं आते हुए गुलाबी गुलाबी नोट। वेरी गुड। यही तो गलती कर दी आपने। आपसे क्या पूछ रहा है? विशेषण पूछ रहा है। आप इसको यह को क्या मानोगे? सर्वनाम। नदी के बारे में पता है, पुरुष के बारे में पता है, सोने के बारे में पता है। यहां सोना प्यारे दोस्तों क्रिया नहीं पूछ रहा है, वो विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? यह है। मैंने कल भी आपको बताया, स्पेशल पढ़ाया था इसीलिए। जानबूझ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने के बाद आपको मैंने पढ़ाया था। ठीक है, 4 भी आई वाले चाहिए आपको। ठीक है,
तो ये सार्वनामिक विशेषण इसलिए बताया था कि हम यह वह ये वे का प्रयोग जब किसी जातिवाचक संज्ञा के साथ करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो जब वो विशेषण पूछ रहा है ये तीनों संज्ञा है तो आंसर टैली करके भी तो आंसर दिया जा सकता था। राइट आंसर हुआ आपका बी। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया अकर्मक नहीं है? अकर्मक क्रिया बताइए राइट आंसर क्या? अकर्मक क्रिया नहीं है किसमें? वह कूदता है, अकर्मक क्रिया है। राजेश जूस पी रहा है, दिनेश हंसता है, वह सोता है। यहाँ सोने का प्रभाव वह पे, हंसने का प्रभाव दिनेश पे, कूदने का प्रभाव वह पे। कर्ता क्रिया किसी में कर्म नहीं है केवल बी को छोड़ के। तो ये क्या है? यहाँ पे पीने का प्रभाव किस पे पड़ा? जूस पे। यहाँ जूस क्या है? जूस है, यहाँ पे कर्म। जूस क्या कहलाए? यहाँ कर्म। और जहां कर्म उपस्थित होता है उसको सकर्मक कहते हैं और जहां कर्म उपस्थित नहीं होता वो अकर्मक कहलाता है। सो यहाँ पे सोना क्रिया अपने आप में सोना, हंसना, कूदना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रोना, ये जगना, ये सारी की सारी क्रियाएं अपने आप में अकर्मक है। अगर आपसे अलग भी पूछेगा ना कि सोना बताइए क्या है? सोना, रोना, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सोना, रोना, हंसना, सोना, रोना, हंसना, जागना, ये सब क्या है? जागना, चढ़ना, कूदना, फिरना, ये सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं। क्यों? क्योंकि जो क्रिया बिना कर्ता के हो ही ना सके, जो क्रिया बिना कर्ता के ना हो सके वे सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया। जो क्रिया सीधे कर्ता से संबंधित हो वो सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया। और जो क्रिया कर्ता के साथ साथ कर्म पर डिपेंड हो, जैसे पीने की क्रिया बिना जूस, चाय, छाछ, लस्सी के, प्यारे दोस्तों, दही के नहीं होगा। पीने के लिए कुछ ना कुछ आपको पानी चाहिए। तो यहाँ पीने की क्रिया किस पे डिपेंड करेगी? पहले जूस पे, उसके बाद राकेश पे। तो जिसके लिए कर्म की आवश्यकता है तो इसीलिए प्यारे दोस्तों वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जो डायरेक्ट कर्म की आवश्यकता ही ना हो, डायरेक्ट कर्ता से जुड़ी हुई हो, वो कहलाती है अकर्मक। वो अकेले भी तो पूछ सकता है आपसे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सेंटेंस में निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया का जो सेंटेंस नहीं है उसका राइट आंसर हुआ आपका बी। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण नया, चौगुना, तीन और कुछ। यहाँ पे नया क्या है? काल को बताता है। और आपको कल बताया गया कि काल को, काल मतलब समय, समय का ज्ञान कराने वाले गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। नया, पुराना, अर्वाचीन, प्राचीन, ये सब क्या है? गुणवाचक। चौगुना क्या है? संख्यावाचक। तीन क्या है? संख्यावाचक। कुछ क्या है? परिमाणवाचक। कुछ कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है। राधा कपड़े धो रही है, तो यहाँ राधा जो कहे कपड़े धोने का प्रभाव किस पे पड़ा? राधा पे नहीं, कपड़े पे पड़ा, ये सकर्मक हुई। बच्चा रोता है, ये अकर्मक हुई। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, तो खाना खिलाने का प्रभाव किसको? बच्चे को। बच्चा यहाँ क्या है? कर्म है। श्रेय ने विधि को हंसाया, तो यहाँ कर्म क्या है? विधि। बाकी में आपको ध्यान रखना है, बच्चा रोता है, रोने की क्रिया अपने आप में अकर्मक है। तो 6 का राइट आंसर केवल और केवल बी। ये क्या कह रहा है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बाकी सब में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे विधि, बच्चा, यहाँ कपड़े, कर्म है। और जिस सेंटेंस में कर्म उपस्थित हो वो सकर्मक के कहलाते हैं, और जिसमें कर्म उपस्थित ना हो उसको अकर्मक क्रिया वाले सेंटेंस कहलाते हैं। और ये आपसे यही पूछ रहा है कि सकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस कौन सा नहीं है? राइट आंसर हुआ आपका बी। शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया। वाक्य में क्रिया का भाव बताइए क्या है? शेर को देखते ही, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक, सकर्मक या तात्कालिक क्रिया? शेर को देखते ही वह बेहोश हो गया। राइट आंसर क्या होगा जी? पहले शेर को देखा उसके बाद बेहोश हुआ, या एक तरफ शेर को देखा दूसरी तरफ एकदम बेहोश हो गया? पूर्वकालिक क्रिया वहां होती है जहां पहले एक कार्य संपन्न हो और दूसरा जारी हो। अगर वो कहता शेर को देखकर,
वह बेहोश हो गया, तब हम इसको पूर्वकालिक क्रिया वो मान लेते हैं देख कर को। लेकिन ये क्या है, ये तात्कालिक क्रिया है। ये क्या है, तात्कालिक। तो तात्कालिक का मतलब क्या है, दो क्रिया है, एक तरफ हो रही है, शेर को देखते ही, जैसे ही शेर को देखा वह बेहोश हो गया। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ डी, तात्कालिक क्रिया का सेंटेंस हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है। जो विशेषण नहीं है फिर वो क्या होगा, वो भाववाचक संज्ञा होगा जो विशेषण की तरह लगेगा। सफेदी, धार्मिक, चंचल और दयालु। तो यहां प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, कैसे पहचानोगे। ये जो सफेद हैं अपने आप में विशेषण है, और इस विशेषण के अंदर हमने ई लगा लिया तो क्या बन गया, ये बन गया सफेदी। अब सफेदी का आप स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। क्लियर। ये व्हाइट का है सफेदी, मैंने जैसे यहाँ टच किया तो मेरे हाथ व्हाइट व्हाइट नहीं हुए। ऐसे ही मैं अपने रूम में भी व्हाइट कलर करवाया हूँ, क्योंकि जो भी स्टूडियो होते हैं उनमें ज्यादातर प्यारे दोस्तों ऊपर जो लाइट लगी होती है उसी के अनुसार पेंट कराना होता है। तो मैं कहीं भी टच करूंगा दाएं बाएं, मैं नीचे टच कर रहा हूं तो मेरे हाथ देखो व्हाइट नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये कच्चे रंग की बात नहीं हो रही, यहाँ सफेदी है। सफेदी केवल फीलिंग, महसूस, अनुभव कर सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते। धार्मिक विशेषण है, चंचल विशेषण है, दयालु भी विशेषण है। क्यों, क्योंकि दया संज्ञा शब्द है, वो भी भाववाचक संज्ञा है। क्लियर। धर्म अपने आप में यहाँ क्या है, भाववाचक संज्ञा है, और धार्मिक विशेषण है, धार्मिक व्यक्ति है, ये धार्मिक व्यक्ति है। भारत एक धार्मिक देश है, तो यहाँ धार्मिक क्या हुआ प्यारे दोस्तों अपने आप में, ठीक है, विशेषण का काम। दयालु क्या है, विशेषण है। दया क्या है, संज्ञा है। कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चंचल विशेषण, क्या चाहिए था उसे, विशेषण नहीं है। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए। वे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति का बोध होता है वह कौन सा क्रिया विशेषण कहलाता है, बताइए। क्रिया के होने की रीति, जब रीति का ज्ञान है, जिनसे रीति, रीति का मतलब होता है कार्य के करने का ढंग, कार्य के करने का तरीका, कार्य के करने का प्यारे दोस्तों जो शैली होती है, कार्य के करने की जो स्थिति कंडीशन होती है उसको कहते हैं रीतिवाची। तो क्या कहलाते हैं वो रीतिवाची कहलाते हैं। राइट आंसर क्या हुआ, सी। देखो ऐसे क्वेश्चन आप गलत करोगे ना फिर मजा नहीं आएगा, और जब यहाँ आप सही कर लोगे तो फिर आप हर जगह सही करोगे, वो किसी भी एग्जाम में पूछा जाए। रीति का बोध, रीति का ज्ञान कराने वाले, रीति की समझ कराने वाले तो रीतिवाची कहलाएंगे। अरे कालवाची तो उसे कहते हैं जो समय का ज्ञान कराए, जैसे आज कल परसों है, ये क्या है। देखो इस बैच का फायदा, अब तक जितने भी बैच आए हैं उनमें सबसे बेहतरीन बैच ये हैं। उसका रीजन क्या है, आपको एक तो टोटल आपको एक्सेस दे दिया गया है वीडियो का, सारी वीडियो आपको दे दी पूरे हिंदी की। दूसरा क्या है, आपके पास पीडीएफ भी है। आज जब आपके पास ऑलरेडी पहले से पीडीएफ भी दी गई है, लॉजिकली चीजों को बताया गया है, आपके पास एक लेक्चर की दो 3 वीडियो हैं, और आप स्पीडोमीटर लगा के उसको फटाफट एक दिन में 2 3 वीडियो सुन सकते हो। उसके बाद प्रैक्टिस करोगे तभी तो मजा आएगा। अब ये ज्यादातर बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। क्रिया विशेषण में क्रिया में तीनों टॉपिक का सबसे आसान क्वेश्चन था ये। लेकिन दिक्कत क्या है, आप सीरियस नहीं हो। वो कहते हैं ना कई बार जब कीमती चीज हमें फ्री में मिल जाती है ना, या कीमती चीज बहुत कम पैसों में मिल जाती है, या कोई हम पे वैसे ही दे के चला जाता है, तो उसकी हम कभी कदर नहीं करते हैं, वैल्यू नहीं करते हैं। ऐसे ही आपने इस बैच को कर दिया है। तरीका क्या था, तरीका ये था कि जब जब आप यहाँ प्रैक्टिस करो पहले उन लेक्चरों को सुनो। अगर आपने पहले कभी सुने हैं लेक्चर, कोई बैच आपने परचेज किया है, तो स्पीडोमीटर लगाओ, 15-20 मिनट में क्लास लेने से पहले आप एक बार अपना मीटर खींच के आओ उसमें, और उसके बाद सारे लॉजिक, सारे थॉट, सारी अवधारणा, सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। और लाइफ में मैं कह रहा हूं दोबारा से आपको हिंदी को समय देने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको छोड़ो, आपकी 7 पीढ़ी को देने की आवश्यकता नहीं होगी। आपके इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जब बिना आप टॉपिक को समझे, बिना कॉन्सेप्ट को समझे, प्यारे दोस्तों जब आप इस तरह से चीजें करते हो तो फिर वो आपके काम आने वाली नहीं है। तो ये क्या है, राइट आंसर है रीतिवाची। काल किसे कहते हैं, काल कहते हैं समय को, जो समय का ज्ञान कराए। गुण के अंदर प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, गुणवाची विशेषण के अंदर हम क्या प्रयोग करते हैं, गुण का, दोष का, दशा का, दिशा का, सब।
रीति का ज्ञान कराने वाले जो कार्य के होने की स्थिति को बताए, कार्य के होने की जो शैली को बताए, जो गुण दोष को बताए वो क्या है, वो गुणवाची विशेषण है। जो गुण दोष को बताए गुणवाची। परिमाण क्या है, जो मात्रा को बताए, जो क्वांटिटी को बताए वो क्या है, परिमाणवाचक। तो ये क्या कहलाया, ये रीतिवाची क्रिया विशेषण कहलाया। आप में से बी आंसर दे रहे थे। एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, ये तो क्रिया विशेषण पूछ रहा है, ये तो क्रिया विशेषण का भेद ही नहीं है। क्रिया विशेषण का भेद तो कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची होता है। इसका मतलब ये है कि आप केवल तुक्का मारते हो और आप कह रहे हो कि नहीं आपने पैसे में खरीदा। मैं कह रहा हूं यही चीज जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं, 7,000 में बच्चे पढ़ते हैं और प्रैक्टिस नहीं कराते, बस केवल कॉन्सेप्ट समझाते हैं जो वीडियो आपको दी। यही चीज जो आपने 700 रुपया में खरीदी है 7,000 में, और वो तो दिल्ली में कोरोना की वजह से सेंटर बंद है, अदरवाइज हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहे होते, अभी ऑफलाइन में ही फुर्सत नहीं होती। वो तो कोरोना के चलते आप लोगों को ये सारी वीडियो मिली, ये सारी लेक्चर रिकॉर्ड हुए आप तक पहुंचे, और वो भी बहुत कम प्राइस में। इसीलिए कोई भी आप एग्जाम दो, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और नहीं यकीन आता, सारी वीडियो आपके पास है, सारी पीडीएफ आपके पास है, किसी भी साल का, किसी भी भर्ती का कोई भी पेपर उठा के मैच कर लेना, कितना पढ़ाया हुआ आता है और कितना नहीं आता है। कोई भी पेपर, एनीथिंग, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कहीं भी जो भी होता है, और वो देख लेना कि कौन सा क्वेश्चन इन लेक्चर जो मैंने आपको दिए हैं उनसे बाहर कौन सा क्वेश्चन आता है। लेकिन आप कभी सीरियस होके उसको नहीं पढ़ोगे। क्रिया का आपको केवल चाहिए, और उस चाहिए के चक्कर में क्या हुआ, हमने वीडियो भी दी, लेक्चर भी दिए, सब कुछ दे दिया आपको, और फिर लाइव रह के पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो मजा कब आएगा, जब आप लॉजिकली सारे क्वेश्चनों का आंसर दोगे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, धातु, कारक, क्रिया विशेषण, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर, स्पीड के साथ आंसर दो। क्लियर, हाँ, राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ प्यारे दोस्तों ए। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाया, धातु कहलाया। राइट आंसर क्या हुआ ए। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2, 3, 4 और 5। रचना व कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक अकर्मक और दूसरा क्या होता है, सकर्मक। राइट आंसर 12 का 2। राइट आंसर 12 का 2, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थ व प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 8 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ 2, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। सोने का प्रभाव किस पे पड़ेगा, सुमित पे। और जब क्रिया के फल का प्रभाव कर्ता पे पड़ता है, क्रिया अकर्मक कहलाती है। क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक। क्लास नोट्स चाहिए, बताओ हद होगी, इसीलिए तो कह रहे हैं। क्लास नोट्स, प्रिंट्स नोट्स, पीडीएफ नोट्स पढ़ोगे कभी नहीं, जो सिखा रहे हैं वो नहीं सीखोगे, बस चाहिए। अब शिव ने कर दिया ना वही काम। इसका मतलब बेटे आपको केवल माँ बाप के पैसे खर्च करने आते हैं, बाकी कुछ नहीं आता। ठीक है, आपको जिस दिन बैच खरीदा था ना ये, उससे पहले सारी की सारी पीडीएफ और सारी वीडियो में पहले डलवा दिया था, ताकि जो भी बच्चा इस बैच को खरीदे पूरा झाड़ पछोड़ करके खरीदे। और उसमें टाइटल लिखे हुए थे सारे, और उसमें लिखे हुए हैं, लेकिन आपने कभी खोल के देखे ही नहीं। 68 पेज के क्लास नोट्स हैं हैंड राइटिंग में लिखे हुए मेरी, लेकिन आपने खोल के नहीं देखे। 84 पेज की पूरी एक बुकलेट दी गई है आपको, लेकिन किसी ने खोल के नहीं देखी। 72 पीडीएफ है आपके कोर्स में, लेकिन 2-4 खोल के देखिए, बाकी सब ऐसी है। आपको तो केवल इकट्ठी करनी है, और जब आपके पढ़ने की बारी आएगी ना, तब इस बैच की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, वैधता समाप्त हो जाएगी। ठीक, सुमित सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ अकर्मक क्रिया। राइट आंसर क्या है, सोने का प्रभाव सुमित पे, और जहां कर्म मौजूद होता तब वो क्या कहती, सकर्मक। तो ये क्या है, सुमित सो रहा है, तो क्रिया के फल का प्रभाव सुमित पे पड़ा। राइट आंसर क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। सकर्मक कहाँ होती है, जहां कर्म मौजूद होता है, यहाँ कर्म है ही नहीं। प्रेरणार्थक कहाँ होती है, जहां एक कर्ता कार्य खुद ना करके दूसरे से करवाता हूं। ठीक है, जैसे आप मम्मी से कपड़े धुलवाते हो, ठीक है, आप
पापा को बाजार में भेजते हो, आप खुद नहीं जाते, पापा को भेजते हो, आप पापा से खेती करवाते हो, वो तो आपके लिए कर रहे हैं, उसको उनको क्या जरूरत है, अपने लिए तो उन्होंने काफी कमा लिया, लेकिन वो तो आपके लिए कर रहे हैं। तो वो सब क्या है, वो प्रेरणार्थक। आप काम खुद ना करके आप अपने छोटे भाई से पानी पीने के लिए कहते हो, पिलाने के लिए कहते हो, आप अपनी सिस्टर से खाना बनवाते हो, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया जहां दो मिलके एक साथ कार्य करें। ठीक है, मम्मी ने आपको खाना दिया, मम्मी ने दिया, आपने लिया। ठीक है, तो जहां दो आदमी मिलके किसी कार्य को कर रहे हो एक साथ, उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। माता ने बच्चों को खाने के लिए लड्डू दिए, माता ने दिए, बच्चे ने लिए, द्विकर्मक। और जहां एक कर्ता कार्य को खुद ना करके दूसरे से करवाता है, प्रेरणार्थक। और जहां कर्म मौजूद होता है, राम ने पुस्तक पढ़ी तो पुस्तक क्या है, यहाँ कर्म है। माली ने पके पके आम तोड़े, क्या तोड़े, पके पके आम, पके पके आम यहाँ क्या है, कर्म है, इसीलिए वो सहकर्मक क्रिया कहलाई। यहाँ सो रहा है, डायरेक्ट कर्ता पे डिपेंड होगा, सोने के लिए जरूरी नहीं है, बेड हो, चारपाई हो ना हो, कपड़ा हो ना हो, जब नींद आएगी कहीं भी किसी करवट बैठ के कहीं वो हो जाए। अब ये कहोगे सर जी लेटने की, अरे जब लेटने को नहीं मिलता आदमी खड़ा खड़ा सोता है, बसों में देखना, ट्रेन में देखना, क्योंकि वो कर्ता पे डिपेंड करता है, वो इंसान पे डिपेंड करता है। और जो क्रिया डायरेक्ट कर्ता पे डिपेंड करती है, किसी साधन की उसको आवश्यकता ना हो, किसी माध्यम की उसको आवश्यकता ना हो, ये सारी क्रियाएं अकर्मक क्रिया कहलाती है। नीचे दी गई जानकारी पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस शब्द से किसी स्थान का बोध होता है वह कौन सा क्रिया विशेषण है। क्या कह रहा है, स्थान का बोध। बोध मतलब समझ, बोध का मतलब क्या होता है, ज्ञान कराना, समझ कराना, ज्ञान कराना। क्या होगा, स्थान का बोध होगा तो क्या कहलाएगा, स्थानवाची कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्थानवाची। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ स्थानवाची। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने वाले, सहायता पहुंचाने वाली क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट व पूर्ण करने में सहायता पहुंचाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। नाम धातु क्रिया, नाम बोधक क्रिया, सहायक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो क्या कह रहा है, मुख्य क्रिया के साथ। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, मूल क्रिया। मूल क्रिया था धातु, तो जो धातु के साथ क्रिया प्रयोग होती है, जैसे मुख्य क्रिया ये आ गई यहाँ पे जा, और इसके बाद में हमने इसमें जोड़ दिया ता है, तो ये जो ता है ना, ये क्या कहलाती है, ये सहायक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ता है, ती है, ते है, चुका चुकी चुके, होगा होगी होगे, ये सब क्या है, रहा रही रहे, था थे थी, ये सब क्या है, सहायक क्रिया। राइट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। इसके बाद क्या, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो ये उड़ रही बताइए क्या है सेंटेंस में। उड़ने का प्रभाव आकाश पे नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, चिड़िया पे। आकाश तो आधार है, और आधार को हम कभी भी कर्म नहीं मानते, आधार को हम कभी भी कर्म नहीं मानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हुआ, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, तो उड़ने का प्रभाव किस पे गया, चिड़िया पे गया। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर प्यारे दोस्तों अकर्मक क्रिया। क्लियर। राइट आंसर क्या है, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान। हाँ, समाइपिका क्रिया उसको कहते हैं जो चल रही होती है। ठीक है, जैसे आप किताब में देखकर आंसर दे रहे हो, तो जो किताब में देखकर, तो वो देखकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, और जो उत्तर दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, समाइपिका क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ इसमें क्या है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ने का प्रभाव चिड़िया पे पड़ा, आकाश आधार है, ये कर्म नहीं है। राइट आंसर हुआ अकर्मक क्रिया। क्या हुआ, अकर्मक क्रिया। क्रिया के होने के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो, वह क्या कहलाता है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, या ये सभी। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात हो, क्रिया के होने का, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्यारे दोस्तों काल। वो ना वर्तमान कहलाएगा, ना वो अपूर्ण कहलाएगा, ना संदिग्ध कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो काल कहलाएगा। क्रिया के होने के जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, उस समय को हम काल कहते हैं। उस समय को क्या कहते हैं, काल कहते हैं। क्लियर। नीचे दिए गई जानकारी को पढ़कर आधारित उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। काला, वृक्ष, गंगा और खेल। खेल क्रिया है,
वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है, गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और काला यहाँ क्या कहलाया, काला कहलाया विशेषण। राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए। सबके आंसर एक साथ आने चाहिए, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, गलत करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर एक साथ आने चाहिए। जो भी है ए बी सी डी में से जो भी लगे वो आपको देने हैं, क्योंकि अगर यहाँ गलती हो गई ना तो समझ लो आगे गलती लाइफ में कभी नहीं होगी। गोविंद ने राम को सीखने की प्रक्रिया में जितना ज्यादा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्रिया होगी उतना ही आप ज्यादा अचीव करोगे, ज्यादा सीखोगे। तो सीखने में केवल मानसिक प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है, मानसिक क्रिया नहीं करनी होती है, फिजिकल भी आपको एक्टिव रहना होता है। अधिगम अर्थात लर्निंग के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों क्रियाएं एक साथ करें। फिजिकली मूवमेंट भी होना चाहिए। फिजिकली मूवमेंट यही है जो आप ए बी सी डी ऑप्शन दबा के मेरे तक कमेंट करते हो। क्रिया मानसिक प्रतिक्रिया ये है कि जो आप सही आंसर लेते हो, और बौद्धिक प्रतिक्रिया, बौद्धिक क्रिया वो है जो आप पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठे हो, उस कॉन्सेप्ट में से आप ये इसके अनुसार आंसर निकालते हो। इसीलिए सबसे ज्यादा अचीवमेंट, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और चीजों को सीखने के लिए शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तीनों क्रिया एक साथ करो। गोविंद ने राम को जगाया में कौन सी क्रिया है, गोविंद ने राम को जगाया, खुद नहीं जागा, किसको है, राम को जगाया। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है प्रेरणार्थक। हमने क्या कहा था, जहां कार्य कोई खुद ना करके किसी और को, तो गोविंद ने राम को जगाया, तो यहाँ क्या है, मम्मी ने आपको जगाया, तो वो क्या है प्यारे दोस्तों, प्रेरणार्थक क्रिया। एक प्रेरक है और दूसरा क्या है, प्रेरित है, तो इसीलिए क्या कहलाया यहाँ पे, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाई। कार्य जब खुद ना हो, अपने आप ना जग के किसी दूसरे के द्वारा जगाया जा रहा है, इसी वजह से प्यारे दोस्तों यहाँ जगाया जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्लियर, राइट आंसर हुआ ए। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है, निश्चित परिमाण वाचक, हाँ अनिश्चित परिमाण वाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। विशेषण के चारों भेद आपको दे दिए ऑप्शन में। राम बाजार से 4 किलो आटा लाया, तो यहाँ आटा क्या है, प्यारे दोस्तों विशेष्य है। आटा क्या है, यहाँ विशेष्य है, और आटा को हम मापते हैं, तोलते हैं, आटे को हम तोलते हैं, जिसको तोला जाता है वो कहलाता है परिमाणवाची। क्या कहलाता है, परिमाणवाची। यहाँ 4 किलो कह रहा है तो वो क्या है, निश्चित है। लगभग 4 किलो आटा लाया, थोड़ा आटा लाया, ज्यादा आटा लाया, तो वो अनिश्चित हो जाता। क्लियर, तो इसीलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए, राइट आंसर हुआ निश्चित परिमाणवाची। क्लियर। बिहारी ने सतसई लिखी, सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है, समुच्चय बोधक जो जोड़ने का काम करता है वो है नहीं, समुदाय बोधक, परिमाण बोधक, क्रम बोधक, तो ये क्या कहलाया, समुदाय बोधक, क्योंकि सतसई क्या है, 700 पदों वाली। सतसई किसे कहते हैं, 700 पदों को वाले को क्या कहते हैं, सतसई कहते हैं। ठीक है, चलो जी। राइट आंसर क्या है, समुदाय बोधक। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, यह लड़का बहुत चालाक है, कुछ बच्चे चंदा मांग रहे थे, प्रतीक 5 केले खा गया। तो क्या पूछ रहा है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, तो यहाँ कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना। चने क्या है यहाँ पे प्यारे दोस्तों, क्या करोगे, चने काउंटिंग करके लेते हो या आप तोल के लेते हो, तो चने को तोला जाता है, तो परिमाणवाची हुआ। कुछ चने अनिश्चित परिमाणवाची हुआ। यह लड़का बहुत चालाक है, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और इसके साथ क्या आ गया यहाँ, यह है, और ये किसकी विशेषता को बता रहा है, लड़के की विशेषता को। वो क्या पूछ रहा है, सार्वनामिक विशेषण। राइट आंसर क्या हुआ, बी। कुछ बच्चे चंदा मांग रहे हैं, बच्चे की क्या करेंगे, काउंटिंग, तोलेंगे नहीं, ये 5 किलो का बच्चा है, ये 15 का है, ये 25 का है, ये 55 किलो का बच्चा है, ऐसे नहीं करोगे। बच्चा 1 बच्चा 2 3 4, तो कुछ बच्चे हैं, तो क्या कहलाया, अनिश्चित संख्यावाची कहलाया। प्रतीक 5 केले खा गया, केले के क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ काउंटिंग, क्योंकि वो 5 कह रहा है। जब दर्जन में दे, संख्या में दे तो काउंटिंग हो रही, और जब वो कहे 4 किलो केले खा गया
तो इसका मतलब वो तोले गए हैं। तो आप ये देखो उसके साथ वहां विशेषण प्रयोग क्या किया, 5 केले। तो केले की काउंटिंग भी होती, तोले भी जाते हैं। जब केले को ज्यादा मात्रा में लोगे, एक डिश में एक ट्रक भर के, तो परिमाणवाची के अंदर आएगा। जब क्विंटल में, किलो में होगा या टन में होगा। लेकिन जब काउंटिंग होगी तो वो संख्या में होगा। तो 5 केले निश्चित संख्यावाची हुए। इसका राइट आंसर बी हुआ। क्यों? क्योंकि वो सार्वनामिक विशेषण आपसे पूछ रहा था। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया, ठूंठ खड़ा है। ठूंठ कहते हैं पेड़ का एक हिस्सा जिसपे पत्ते ना हो, टहनियां ना हो। हम सिनेमा, इसी जैसे पशुओं को बांधा जाता है ना, लकड़ी का एक वो ले लेते हैं खूंटा, ठीक है, उसको स्तंभ भी कहते हैं, खंबा भी कहते हैं, उसको देसी भाषा में ठूंठ भी कहते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? ठूंठ खड़ा है। हम सिनेमा देखते हैं। रजनी ने गीत गाया। मोहन पानी पी रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? तो यहाँ क्या, ठूंठ खड़ा है। जब कर्ता अकर्मक क्रिया तो वहां होगी ना जहां पे प्यारे दोस्तों क्रिया का प्रभाव क्या है, किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। तो यहाँ ठूंठ खड़ा है, ये तो अपने आप में क्या है प्यारे दोस्तों? अकर्मक क्रिया। हम सिनेमा देखते हैं। हम सिनेमा देखते हैं, सिनेमा क्या है? कर्म है। रजनी ने गीत गाया, गीत क्या है? कर्म है। मोहन पानी, तो पानी क्या है? कर्म है। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ ए, ठूंठ खड़ा है। तो वहां खुद ठूंठ शब्द कर्ता का काम कर रहा है। खड़ा होने का प्रभाव किस पे पड़ा? ठूंठ पे पड़ा। इसीलिए आपको ध्यान रखना, देखने का सिनेमा पे, गाया का गीत पे, पीने का पानी पे। इसलिए राइट आंसर क्या हुआ? ए हुआ। तो जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है? 2 या 2 से अधिक क्रिया मिलकर किसी कंप्लीट क्रिया को बनाती है तो तब वह कौन सी क्रिया कहलाती है? सकर्मक, अकर्मक? राइट आंसर क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में 2 क्रिया होती है और उन 2 क्रियाओं में हाइपन अर्थात योजक चिन्ह का बीच में प्रयोग करते हैं। दे देना, ले लेना, देना लेना, ये सब क्या है? संयुक्त क्रिया। खासियत क्या होती है? दोनों क्रिया एक साथ शुरू होती है और दोनों क्रिया एक साथ समाप्त होती है। उस क्रिया को कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। राइट आंसर हुआ सी। परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। वाक्य में किस शब्द में विशेषण है? परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते। तो विशेषण बताना है। छात्र विशेषण नहीं है। असफल कभी, कभी भी विशेषण नहीं है। परिश्रमी होगा या असफल होगा? राइट आंसर बताइए। असफलता को आप छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो। तो असफल और असफलता भाववाचक संज्ञा है और परिश्रमी क्या है? विशेषण है। परिश्रमी व्यक्ति, तो क्या है? परिश्रमी व्यक्ति। राइट आंसर क्या हुआ? सी हुआ। चलो जी आगे के क्वेश्चन देखो। अब ये केवल और केवल क्रिया के क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि आज हमें विशेषण के साथ भी क्रिया को पढ़ना था और क्रिया चूंकि आज की बारी थी तो इससे पहले हमने संज्ञा, सर्वनाम, फिर विशेषण, ये हमने इस पिछली क्लासों में आपको टॉपिक कराए। आज किसकी बारी है? आज क्रिया की बारी है। तो दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात कीजिए। चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। ये अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या संयुक्त क्रिया है? अब क्रिया क्या है ये देखो। क्रिया है मुस्कुराया, क्लियर। लेकिन क्या सुनकर मुस्कुराया? चुटकुला सुनकर। तो ये चुटकुला क्या दे दिया? इसने कर्म दे दिया। अगर हम कहते बालक मुस्कुराया तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन बालक मुस्कुराया क्यों? चुटकुला सुनकर। तो जब क्या लगाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जब सेंटेंस में क्या लगाने पर उत्तर ना मिले तो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर सी। ठीक है, बालक मुस्कुराया क्या सुन के? चुटकुला। तो चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया, ये यहाँ कर्म हुआ और जहां कर्म उपस्थित होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, क्रिया ज्ञात करो। अजीब उलझन को तुम सुलझाओ, ठीक है। कौन सी उलझन को समझाओ? क्या सुलझाओ? तो क्या का है? अजीब उलझन। क्या का उत्तर क्या आया? ठीक है, तुम सुलझाओ। क्या सुलझाओ? अजीब उलझन। क्या का उत्तर मिल गया। और जब उत्तर मिल गया तो ये क्या कहलाएगा? ये सकर्मक क्रिया कहलाएगा। तुम सुलझाओ ये अकर्मक हो जाता। तो यहां ये क्या बन गया? ये अजीब उलझन क्या का उत्तर आ गया। राइट आंसर हुआ सकर्मक।
विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। विद्यार्थी ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया, क्रिया ज्ञात करनी है। अब यहाँ क्या है, पहले देखा और फिर बाद में उत्तर दिया। तो जब दो क्रिया हो, उनमें से एक क्रिया पहले समाप्त हो जाए और दूसरी क्रिया जारी हो, तो पहली क्रिया जो समाप्त हो गई उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, और जो चल रही है वो समापिका क्रिया। ये जो देखकर क्रिया है ये कौन सी क्रिया है, पूर्वकालिक। और दोस्तों ये जो उत्तर दिया क्रिया है इसको कहते हैं समापिका क्रिया। कौन सी, समापिका क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों, उनमें से एक क्रिया पहले समय में समाप्त हो जाए अर्थात पूर्व काल में समाप्त हो जाए, पूर्व मतलब पहले, काल समय, पहले समय में समाप्त हो जाए, दूसरी जारी हो, चल रही हो, तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। देखकर, पूर्वकालिक क्रिया की ये खासियत है, लास्ट में क्रिया के अंत में कर लगा होगा। देख कर, चल कर, घूम कर, पी कर, खा कर, ठीक है, कूद कर, ये सब क्या कहलाते हैं, पढ़ कर, खेल कर। तो ये सब कर लगा होता है पूर्वकालिक क्रिया में। जैसे यहाँ देख कर में भी क्या लगा है, कर लगा है। तो जब भी क्रिया किसी मूल क्रिया में कर आ जाए तो वो क्रिया की समाप्ति के रूप को बताता है, और जब वो दूसरी क्रिया के साथ हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। और लेकिन अगर वो आ जाए, प्यारे दोस्तों ऐसे ही आपसे पूछ लिए ये देखकर क्रिया बताइए, सेंटेंस में नहीं पूछा, ना दूसरी क्रिया के साथ, देखकर क्रिया बताइए कौन सी क्रिया होगी, तो आप इस क्रिया को कौन सी क्रिया कहोगे, ये क्रिया कहलाएगी साधारण क्रिया। ये क्या कहलाएगी, साधारण क्रिया कहलाएगी। और जब इसका हम किसी दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग कर लेंगे तो ये पहले समाप्त होने वाली, दूसरी चलने वाली, तो पहले समाप्त होने वाली पूर्वकालिक क्रिया। यानी कि यही साधारण क्रिया जब समापिका क्रिया के साथ आती है तो ये पूर्वकालिक क्रिया बन जाती है। पिताजी पानी पीकर दफ्तर चले गए, तो यहाँ पहले पानी पिया, पानी पीकर और फिर दफ्तर चले गए। दफ्तर चले गए समापिका क्रिया, पानी पीकर ये समाप्त हो गई, इसलिए राइट आंसर क्या हुआ, राइट आंसर हुआ ए, पूर्वकालिक क्रिया। भाई देखो ऐसे मजा नहीं आएगा यार, हद कर दी आप लोगों ने। मान लिया ये तो एक प्रैक्टिस बैच था, प्रैक्टिस बैच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराता कोई, और चारों ऑप्शन पे भी चर्चा कोई नहीं करता, और मैं आप लोगों के साथ इतनी मेहनत करता हूं, लेकिन जब आपके लेट आंसर आते हैं ना तो फिर बात में मजा नहीं है। देखो दो कारण होते हैं, जब बैच में बहुत ज्यादा एडमिशन हो जाते हैं तो थोड़ा सा उस पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक पे असर पड़ता है, तो उससे लेट कमेंट आप मेरे पास पहुंचता है आप लोगों का, ठीक है। तो आपका आंसर जो आना चाहिए ना वो एक साथ आना चाहिए। एक साथ का मतलब है कि लाइन लग जानी चाहिए, उसमें लगता है कि हाँ बच्चों में जोश है, ठीक है, वेरी गुड, उसमें लगता है कि बच्चों में क्या है, जोश है। तो राइट आंसर क्या हुआ, पूर्वकालिक क्रिया। पिताजी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ कमेंट बिल्कुल स्लो हो सकते हैं, सही कह रहे हो। चलो जी, तो ये क्या कहलाया, पूर्वकालिक क्रिया। आगे देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक का मतलब होती है जो क्रिया बार बार हो, लगातार हो, जिसमें निरंतरता हो, जैसे टर टर, भो भो, ये सब क्या है, भो भो, टर टर, म्याऊ म्याऊ, ये सब अनुकरणात्मक क्रियाएं होती है, ठीक है। जैसे फड़फड़ाना, तो जब पंख को फड़फड़ाएगा कोई पक्षी तो वो लगातार करेगा 3-4 बार, 5-10 बार। ऐसे मिमियाना, ठीक है, वो भी क्या करेगा प्यारे दोस्तों, एक साथ 3 से 4 बार। हिन हिनाना, घोड़ा जैसे हिन हिनाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, दहाड़ना, चिल्लाना, ठीक है, गुर्राना, टर्राना, ठीक है, भिन भिनाना, ये सब क्या कहलाती है, अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन झुठलाना ये एक बार होगा, ये केवल एक बार होगा, इनमें अनुकरण नहीं है तीनों में, तो इसीलिए तीनों क्या है, अनुकरणात्मक है, लेकिन झुठलाना अनुकरणात्मक नहीं है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, जहां कर्ता कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे को मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, और किसी दूसरे से कार्य अर्थात क्रिया संपन्न करवाता है, उसी को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो राइट आंसर क्या हुआ है, वह खाता है, अकर्मक क्रिया। मोहन घर गया, सकर्मक क्रिया। गाय चलती है, अकर्मक क्रिया। बच क्या गया आपका,
अध्यापक, ये क्या है? अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ा पाठ, किससे पढ़वाया? छात्र को मोटिवेट किया, छात्र को प्रेरित किया। तो इसमें जो ये अध्यापक हैं ये कहलाता है प्रेरक कर्ता। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? प्रेरक कर्ता कहलाएगा। कौन सा कर्ता? प्रेरक कर्ता। और ये छात्र क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रेरित कर्ता। छात्र क्या कहलाएगा? प्रेरित कर्ता। तो प्रेरित कर्ता के द्वारा किया गया कार्य प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रेरणार्थक, प्रेरित कर्ता के द्वारा। तो पाठ किसने पढ़ा? प्रेरित कर्ता ने। प्रेरित कर्ता कौन है यहाँ? छात्र। ये आपको ध्यान रखना है। प्रेरणार्थक क्रिया की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको। जब भी सेकंड कर्ता के साथ से कारक चिन्ह आ जाए, यहाँ क्या है? सेकंड कर्ता के साथ, सेकंड कर्ता के साथ यहाँ से लगा है। तो जब भी सेकंड, दो कर्ता होंगे प्रेरणार्थक क्रिया में, यहाँ एक अध्यापक है, दूसरा क्या? छात्र। जब भी सेकंड कर्ता के साथ से आ जाए तो वो कहलाता है प्रेरणार्थक क्रिया। क्या कहलाती है वो क्रिया? पढ़वाता, ठीक है, चलवाता, लिखवाता, ये सब क्या है? सिलवाता, प्रेरणार्थक क्रिया। तुमने मुझे पुस्तक दी और तुमने पुस्तक दी, वाक्यों में क्रिया का युग्म बताइए। यहाँ दो दो क्रिया दे दी। एक कौन सी क्रिया दे दी? एक दे दी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। इसको हम क्या बोलेंगे? द्विकर्मक और सहकर्मक। एक सहकर्मक प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक एकर्मक, एकर्मक और सहकर्मक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हर तरह की क्वेश्चन की वेराइटी, जीरो से लेके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन की वेराइटी, और हर तरह के एग्जाम की, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना। नहीं देखो डेट आई नहीं है, वो तो ऐसे तो न्यूज़पेपर में बहुत बार आती है। अब ये जितने भी ऐप वाले हैं ना, यूट्यूब चैनल वाले, ये ऐसी हवा भर देते हैं एनवायरमेंट में कि आप लोगों को कान खड़े हो जाते हैं। एग्जाम पहले से फिक्स था कि नवंबर में ही होना है, उससे पहले पॉसिबल ही नहीं। और ये बात एक बार नहीं है, 4 बार ऑलरेडी पहले खुद जो कंपनी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है उसने बताया था कि हमें इतना समय चाहिए, और आपके अनुसार अक्टूबर में एग्जाम होगा, लेकिन अक्टूबर में कोई एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम होगा प्यारे दोस्तों नवंबर में, और वो चलेगा कम से कम 1 सप्ताह, ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो अक्टूबर में आ सकते हैं लास्ट में, लेकिन फाइनली जो एग्जाम होगा वो नवंबर में। लेकिन वो तब होगा अगर कोरोना के केस नहीं बढ़ते। अगर कोरोना के थोड़े भी केस बढ़ गए ना, तो आपको ये ध्यान रखना फिर वो एग्जाम नहीं होने वाला है। लेकिन आप अपनी तैयारी पूरी रखो, क्योंकि सरकार की कोशिश पूरी रहेगी कि हम किसी भी तरह एग्जाम करा ले, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम फटाफट फटाफट प्यारे दोस्तों, ठीक है, यूपी में भी और यूपी के अलावा दूसरी जगह चल रहे हैं। ऑफलाइन एग्जाम जो होते हैं उनको पोस्टपोन करना थोड़ा मजबूरी होता है सरकार की, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी चीजों को मैनेज कर लेती है, वेल मैनेज कर लेती है। इसलिए उसकी पोस्टपोन्ड होने की जो पोजीशन है, या उसके प्यारे दोस्तों जो पोस्टपोन्ड होने की अगर हम देखें कि कितना % है, तो वो ना के बराबर में कहूंगा। किस स्थिति में फिलहाल अभी केस है, अगर केस बढ़ते हैं तो फिर आपका नहीं होगा उस समय भी। चलो जी, तो तुमने मुझे पुस्तक दी, एक ने दी दूसरे ने ली, तो क्या हुआ? द्विकर्मक हो गया। तुमने पुस्तक दी तो ये क्या कहलाया? सहकर्मक हो गया। यहाँ पुस्तक कर्म है, तो ये क्या कहलाया? राइट आंसर। राइट आंसर कहलाया ए। वह दौड़ता फिरता है, वाक्य में दौड़ना क्रिया बताइए क्या है? दौड़ना, सहकर्मक, प्रेरणार्थक, एकर्मक या द्विकर्मक? वह दौड़ता फिरता है, राइट आंसर बताइए क्या है? तो यहाँ क्या है प्यारे दोस्तों? सहकर्मक है। प्रेरणार्थक तो है नहीं, दो कर्ता नहीं है। द्विकर्मक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि दो कर्ता नहीं है। द्विकर्मक में भी तो दो कर्ता होते हैं, इसमें दो कर्ताओं के बीच में काम होता है। यहाँ एक कर्ता कार्य को स्वयं न करके दूसरे से करवाता है। अब बच गया एकर्मक और सहकर्मक। अब ये दौड़ने का काम कौन करेगा? वह करेगा। प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। जब प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो क्या कहलाएगा? एकर्मक कहलाएगा। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर सी हुआ। सहकर्मक वाच्य वाला वाक्य कौन सा है? सहकर्मक वाच्य वाला वाक्य, छात्रों को छुट्टी दी गई, लड़के बाहर सो रहे हैं, सोने का प्रभाव लड़के पे पड़ेगा। नानी कहानी सुनाती है, ठीक है, इस गर्मी में सोया नहीं जाता, सोने का प्रभाव गर्मी पे भी नहीं, इस पे पड़ेगा।
ठीक है, तो छात्रों को छुट्टी दी गई। तो प्यारे दोस्तों यहाँ छुट्टी किसे दी गई? छात्रों को। तो छुट्टी का प्रभाव किस पे पड़ा? सहकर्मक क्या हुआ? कहानी। नानी कहानी सुनाती है, तो ये कर्म क्या हुआ? यहाँ कर्म कहानी हुई। राइट आंसर 9वें का क्या हुआ? सी। वह अभी अभी सोया। अब वो अभी अभी सोए, तुरंत सोए, कम सोए, ज्यादा सोए। सोने का प्रभाव कर्ता पे, बिना कर्ता के सोने की क्रिया नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ अकर्मक क्रिया। रेखांकित करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो वह अभी अभी सोया, तो सोया क्रिया है, सोना क्रिया अपने आप में अकर्मक क्रिया कहलाती है। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर हुआ सी। निम्नलिखित में से सहकर्मक वाच्य वाला वाक्य बताइए। सहकर्मक किसमें? माता जी पाठ पढ़ाती है, लड़के हंस रहे हैं, यहाँ नहीं सोया जाएगा, गरीबों को वस्त्र दिए। तो राइट आंसर क्या है प्यारे दोस्तों? अब देखो पाठ क्या है? पाठ अपने आप में पुल्लिंग है। पढ़ाती क्या है? स्त्रीलिंग है। माता क्या है? स्त्रीलिंग। तो पढ़ा कौन रही है? माता। क्या हुआ? अकर्मक। हंस रहे हैं, कौन? अकर्मक। यहाँ नहीं सोया जाएगा, क्या हुआ? अकर्मक। बच क्या गया? गरीबों को वस्त्र दिए। तो यहाँ वस्त्र किस, ये क्या है? कर्म है। राइट आंसर, उसे सहकर्मक वाच्य चाहिए था, तो सहकर्मक वाच्य ये हुआ। तो क्रिया का लिंग वचन देखे ना, वो तो वाच्य पूछ रहा है आपसे, क्रिया नहीं पूछ रहा है, दोनों चीजें एक साथ। ठीक है, तो ये यानी कि वाच्य, सहकर्मक वाच्य मतलब होता है कर्म वाच्य, क्योंकि कर्म वाच्य में हम केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं, इसी वजह से कर्म वाच्य का दूसरा नाम सहकर्मक वाच्य होता है। आप आंसर किसका दे रहे हो? आप सहकर्मक क्रिया का दे रहे हो, और वो क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है? सहकर्मक वाच्य का पूछ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्या है? ये दिए गए क्या है? यहाँ गरीबों, तो गरीबों बहुवचन है, दिए गए बहुवचन है, और क्या दिए गए? वस्त्र। ये क्या है? यहाँ कर्म है। यहाँ पढ़ाती क्या है? स्त्रीलिंग है। माता यहाँ स्त्रीलिंग है, तो जब कर्ता के अनुसार क्रिया आई तो वो कहलाया कर्तवाच्य। और अकर्मक क्रिया का प्रयोग, ये दोनों की दोनों क्या है? अकर्मक क्रिया है, और अकर्मक क्रिया का प्रयोग केवल कर्तवाच्य में होता है। तो ये भी कर्तवाच्य, ये भी कर्तवाच्य, ये भी कर्तवाच्य है, लेकिन ये दोनों की दोनों अकर्मक क्रिया, और ये क्रिया सहकर्मक क्रिया, क्योंकि कर्तवाच्य के वाक्य में अकर्मक और सहकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है, और कर्मवाच्य के वाक्य में केवल सहकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और वो किसमें है? वो यहाँ डी में है। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्या है? कार्य खुद ना करके दूसरे से करते हैं। सिलाना, देना, छूना, धोना। धो आप खुद रहे हो, छू अपने आप, दे खुद रहे हो, लेकिन सिलाना क्या है? खुद नहीं सिल रहे हो, सिलाना खुद ना सिल के किसी दूसरे से सिलवा रहे हो। तो इसीलिए प्रेरणार्थक क्रिया क्या कहलाई? सिलाना, जगाना। ठीक है, तो ये सब क्या है प्यारे दोस्तों? प्रेरणार्थक क्रिया है। ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। राइट आंसर क्या हुआ? राइट आंसर ए। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है बताइए? धोना, छूना, देना, सिलाना। प्रेरणार्थक क्रिया क्या हुई? प्रेरणार्थक क्रिया हुई सिलाना। क्यों? ये बाकी सारी क्रियाएं क्या है? प्रेरणार्थक नहीं है, क्योंकि सिलाने में कार्यकर्ता खुद ना करके किसी दूसरे से कर रहा है। सीलना ये अकर्मक हो गई, और सिलाना ये प्रेरणार्थक होगी, क्योंकि कर्ता खुद ना करके दूसरे से करवा रहा है कार्य। निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? पढ़ना, जगाना, सुनना या लेटना। तो पढ़ोगे खुद, सुनोगे खुद, लेटोगे खुद, लेकिन जगाना किसी और को, खुद नहीं जगाना। मैंने अपने भाई को जगाना है, ठीक है, या रोज माता जी मुझे जगाती है, तो ये जगाना क्या है? खुद नहीं जगते आप, कोई दूसरा जगा रहा है। तो जगाना क्रिया क्या कहलाई? प्रेरणार्थक क्रिया। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान में कौन सा सही क्रिया का पद होगा? पंडित जी आप पानी पी, पंडित जी आप पानी पियो, पंडित जी आप पानी पीजिए, या पंडित जी आप पानी पीता। राइट आंसर बताइए। क्रिया दिया ना, तो क्रिया का कौन सा रूप यहाँ आएगा सेंटेंस में रिक्त स्थान में? पंडित जी आप पानी पियो, पीजिए। अब पंडित जी अपने आप में आदर के लिए शब्द है, तो पंडित जी क्या है? आदर, विद्वान, पंडित जी, ये सब क्या है? आदर के लिए ले जाते हैं, और आदर में हमेशा किसके लिए प्रयोग करेंगे हम? पीजिए। तो यहाँ क्या आएगा राइट आंसर? 15 का राइट आंसर होगा सी। 15 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा। क्लियर? चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाकी जो है हम कल लेंगे फिर नए क्वेश्चंस। ठीक है, कल भी थोड़े से और कुछ क्रिया के क्वेश्चन ले लेंगे, और उसके बाद अव्यय और निपात, अव्यय निपात के क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर?
तो आज की क्लास कैसी रही इसका फीडबैक जरूर दो, ताकि हर तरह की क्वेश्चन की वैरायटी देखो। मकसद क्या होता है प्रैक्टिस का? मकसद 100 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का नहीं है। मकसद है जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक से, वे सारी की सारी वैरायटी आ जाए। मकसद यह है कि उनके लॉजिक आपको पता होना चाहिए। मकसद यह है कि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का फायदा ये होता है कि उसमें कितने भी कॉन्सेप्ट यूज हो, वे सारे कॉन्सेप्ट के आधार पे उसमें क्वेश्चन बने होने चाहिए, तभी प्रैक्टिस का फायदा है। आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो या 500 करो, बात बराबर है। एक ही तरह के क्वेश्चन को आप एक रिपीट कर लो या 10 क्वेश्चन कर लो एक ही तरह के, तो प्यारे दोस्तों बात एक ही है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप 10 भी करोगे, अगर एक भी समझ में नहीं आया तो आप 10 भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कंटिन्यू अटेंड करनी है क्लास, लेकिन पहले वे तमाम वीडियो जिसके लिए आपने इस बैच को परचेज किया है वो जरूर स्पीडोमीटर लगा के 5-10 मिनट, अगर नहीं टाइम है तो एक बार उसको जगह जगह से खोल के सुन के जरूर आना होता है। कल का टॉपिक क्रिया के क्वेश्चन भी रहेंगे, अव्यय के भी रहेंगे, निपात के भी रहेंगे और विराम चिन्ह के भी रहेंगे। ठीक है, कल तो सैटरडे है, सॉरी मंडे को क्लास होगी, मंडे को क्लास होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और संडे को यूपीएसआई पे क्या रहेगी अब की रणनीति, मैं एक प्यारे दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पे 9 बजे से 10 बजे, जो हमेशा मैं यूट्यूब पे अपना लेता हूँ। 7 के 7 दिन क्लास चलती है, मंडे टू संडे, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें कोई भी ऑफ नहीं होता है यूट्यूब वाले पे, क्योंकि वहां ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और वहां भी मेरे अंदर भी जोश होता है, क्योंकि ऐप पे पढ़ाते समय मूड अलग होता है, सीरियस होते हैं, वहां मैं भी इंजॉय करता हूँ। तो कई बार इंजॉयमेंट में चीजें आसान हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो इसीलिए 9 से 10 बजे जो यूट्यूब पे हम क्वेश्चन कराते हैं वो यूपीएसआई वाले क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आपको आरओ या कोई भी एग्जाम देना है तो आप उन क्वेश्चनों को जरूर करो। और उसके बाद प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, संडे को मैं एक मैराथन लूंगा, वो सैटरडे भी हो सकती है, या फिर हम दोबारा मंडे को उसको मैराथन को करेंगे यूट्यूब पे। 200 क्वेश्चन कराऊंगा व्याकरण के, 200 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के। मैंने अभी कुछ दिन पहले लिटरेचर की मैराथन ली थी, जो करीब 50,000 बच्चे जिसको देख चुके हैं, और अपने आप में 1700-1800 बच्चे उसमें लाइव रहे थे कंटिन्यू। ठीक है, तो लिटरेचर की मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। इसके साथ में ग्रामर की 200 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन जो है व्याकरण के, उनको लेके दोबारा से फिर एक बार अपने आपके सामने आ रहा हूँ, जिसमें हम सारे करीब 40 टॉपिक जो आते हैं व्याकरण के, उन 40 टॉपिक से वे 200 क्वेश्चन होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन होंगे। उसकी मैराथन हम लेंगे या तो सोमवार को, ठीक है, या फिर संडे को ले लेंगे। संडे को मैराथन ले लेंगे, सोमवार को डिस्कशन कर लेंगे। तो हिंदी भाई अरुण सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसकी प्रैक्टिस और इसकी प्रैक्टिस दोनों को मिलाओ और अपने आप में सुपर कॉम्बो बन जाओ। सभी दोस्तों को नमस्कार, आज के लिए इतना ही। इन सभी पीडीएफ के लिए, जो भी ये पीडीएफ है, ठीक है, कैरियर ऐप और यूट्यूब चैनल अलग नहीं है, ये दोनों एक ही पार्ट है और ये दोनों एक दूसरे के ही सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट का मतलब ये है कि जो बच्चा हमारा पेड कोर्स खरीदता है और वहां से बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ता है, और आपने देखा होगा जो भी वीडियो सुनी होगी, मैं जब भी कोई टॉपिक लिया हूं उस टॉपिक में 40, 50, 150 तक एग्जाम्पल देके 150 तक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराए हैं टॉपिक के अंदर। लेकिन आप तभी प्रैक्टिस मानते हो जब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दे और इस तरह से लाल, ब्लैक, काले, पीले क्वेश्चन लिखे हो। जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ खुद, आप उनको प्रैक्टिस नहीं मानते, जबकि वो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस की वैरायटी होती है। तो जो बच्चे ऑलरेडी आज से 4 महीने पहले, 1 साल पहले, 2 साल पहले बैच परचेज करके हिंदी के कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे और उनका डेली रूटीन में हिंदी की प्रैक्टिस नहीं हो पा रही थी, उनके लिए ही यूट्यूब चैनल चलाया गया था। क्लियर? फिर धीरे धीरे बाकी बच्चे भी जुड़े, आप लोग भी जुड़ रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे पहली बार कैरियर पे आए हो, लेकिन कैरियर पे सभी टीचर और सभी सब्जेक्ट को ढंग से कराया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उनकी क्लास को रेगुलर सीक्वेंस में अटेंड करना, तब आपको फायदा मिलेगा यूट्यूब पे भी और तब फायदा मिलेगा इस प्रैक्टिस बैच में भी। अदरवाइज अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए, प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो फिर एक आपको लंबा समय लगेगा चीजों से फ्री होने में। और जिस दिन आप कोई बैच ये कंप्लीट कर लोगे शुरू से लास्ट तक, फिर आपका ये हिंदी का गेम ही केवल और केवल 15 से 20 दिन का है, इससे ज्यादा हिंदी को आपको समय
नहीं देना है, क्योंकि अब पेपर आपके आज नजदीक आ गए हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% परफॉर्मेंस की जा सकती है। दूसरा, हिंदी के दम पे बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि हिंदी ही वो सब्जेक्ट है जो पढ़ोगे वो पेपर में आएगा। बाकी का कुछ भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछ ले, कैसा पूछ ले, कितना आप कर पाओगे, कितना सही और कितना गलत होगा, इसका कुछ नहीं पता। इसका पेपर में बैठने के बाद पता चलता है। लेकिन हिंदी का पहले से सब कुछ फिक्स है, जो पढ़ोगे वो आएगा, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और ये जो चीजें आप कर रहे हो यहाँ अगर सही है तो पेपर में 100% सही होगी। अगर जब यहाँ आप सही करने लगो, इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का, किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी पेपर उठा के आप क्वेश्चन को करना शुरू कर दो, टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं गारंटी लेता हूं आप एक एक क्वेश्चन को सही करोगे। कोई भी पेपर, एनीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आप वही सही करें। हो सकता है वे रटे हुए क्वेश्चन हो, आसान क्वेश्चन लेके आता हूं, जबकि मेरी मंशा हमेशा अलग रही है। मैं जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, क्योंकि आसान तो आप करके ही आओगे, दुनिया करके आएगी। लेकिन जब हिंदी में थोड़े से 10-15 क्वेश्चन घुमाएगा तो वो केवल और केवल आप करोगे। इसीलिए तो कहता हूं आपका हिंदी के दम पे सिलेक्शन होगा। आसान क्वेश्चन तो किताबों में भरे पड़े हुए हैं। 15 साल पहले ही जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज की डेट में नहीं पूछे जाते, और खासकर ऑनलाइन एग्जामों में। तो आज तो ऑनलाइन एग्जामों की क्वेश्चन की वेराइटी एकदम अलग है। तो इस तरीके से आपको नए तरीके से, नई तरह की वेराइटी के साथ नए तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी होगी। अब जैसे ये था, अब ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने इसको किया है तो आपका ब्रेन उस तरह से चीजों को कैच करके देगा। अदरवाइज आप जल्दी जल्दी में तुक्का करोगे। पंडित जी आप पानी पियो, हम ऐसे भी तो कहते हैं पंडित जी लो आप पानी पियो। तो पंडित जी आप पीजिए जब आपको पता है कि क्रिया को किस तरीके से रखना है और उसका लॉजिक क्या है, कि वो आदर के लिए शब्द आया पंडित जी लगा हुआ है, और जब आदर के लिए आया है तो क्रिया भी आप आदर के लिए ही प्रयोग करोगे। क्लियर? तो इसीलिए आपको लॉजिक के साथ सारी चीजों को सीखना। सभी दोस्तों को नमस्कार। मंडे को मिलते हैं फिर 7 बजे, और आज 9 बजे यूपीएसआई का पेपर। कल प्यारे दोस्तों आपको नए तरह से एक नई रणनीति के साथ आपसे रूबरू होंगे सैटरडे को, और संडे को कुछ स्पेशल यूट्यूब पे आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, शुभ रात्रि।